सामान्यतः इतिहास के 5 से 6 प्रश्न प्राचीन भारतीय इतिहास से और इतिहास के 6 से 7 प्रश्न आधुनिक भारत के इतिहास से पूछे जाते हैं। तो भारत के इतिहास में प्राचीन और आधुनिक महत्वपूर्ण है। फिर मध्यकालीन और वर्ल्ड, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास दोनों का एक जैसा पैटर्न रहा है। मध्यकालीन से 2 से 3 प्रश्न, प्रीलिम्स के संदर्भ में हम बात करें, मध्यकालीन से 2 से 3 प्रश्न और विश्व इतिहास से 2 से 3 प्रश्न, दोनों का वेटेज सेम है, दोनों का वेटेज सेम है। और देखिए, हमको ऐसा लगता है कि विश्व इतिहास आपको पढ़ना चाहिए। विश्व इतिहास में मैक्सिमम अगर हम डाटा देंगे, से प्रश्न आ जाएगा, 2 से 3 प्रश्न। और देखिए, इस परीक्षा में, बिहार एसआई परीक्षा में कंपटीशन थोड़ा तगड़ा है, क्योंकि 2018 ईस्वी से लगातार वैकेंसी आ रहा है। बिहार का वैसा कोई भी छात्र जिसका ग्रेजुएशन हो गया है, हाइट है, वो इस और रुक करता है। इसके पीछे रीजन यही है, इस जॉब में थोड़ा रुतबा है, पावर है पेन में, यही सब वजह है। तो सामान्य तौर पर जो कोहिनूर टाइप के छात्र हैं, जो 1717 से लगातार तैयारी कर रहे हैं, पीटी होता है मेंस नहीं, मेंस होता है फिजिकल नहीं, फिजिकल होता है मेरिट नहीं, उस प्रकार के छात्रों का, उस प्रकार के छात्र विश्व इतिहास पर ध्यान नहीं देते हैं, जिस वजह से उनका कभी पीटी गिर जाता है। 2-3 क्वेश्चन का बहुत महत्व होता है कंपटीशन में, एक क्वेश्चन का महत्व होता है विश्व इतिहास से। तो प्रीलिम्स में विशेष तौर पर, मेंस में वेटेज कम हो जाता है जो पैटर्न है, लेकिन प्रीलिम्स में विश्व इतिहास से 2 से 3 प्रश्न हमेशा रहे। आप क्वेश्चन बैंक पलट करके देख लीजिएगा। तो प्रीलिम्स के तैयारी के दौरान विश्व इतिहास आपको पढ़ना है, हम पढ़ाएंगे और आप पढ़िए। अगर आप पढ़ते हैं तो कोहिनूर के तुलना और ये जग जाहिर है, हमारा स्ट्रेटजी हर टीचर फॉलो करता है, तो आपको तो करना ही चाहिए, निश्चित तौर पर करना चाहिए। बिहार एसआई परीक्षा में हमारे बोलने ना बोलने पर सब चीज होता। हम बोलेंगे हाँ तो हाँ होगा, बोलेंगे ना तो ना होगा। बोल दिया एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता, किसी सिचुएशन में नहीं हो सकता। हम नहीं बोले तो एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ, और सच भी यही है। तो इतना रुतबा है बिहार एसआई परीक्षा में, स्पेशली ऐसे लोग यहाँ पर क्लासरूम के अलावा, क्लासरूम से लेकर के नहर पर जाम नहीं लगे ले, समझिएगा। बिहार एसआई परीक्षा में जो कहेंगे वही होगा। और हम आपको बता रहे हैं, आज तक 1717 से लेकर आज तक इतिहास रहा है। प्रीलिम्स का कटअप 65-66 से ज्यादा नहीं गया है, और इस बार भी 65-66, अभी तो परीक्षा भी नहीं, वैकेंसी भी नहीं आया है, 70 से ज्यादा क्रॉस नहीं करेगा कटअप। और हम आपको जो पढ़ाएंगे 75-80 प्रश्न आपके स्टडी मटेरियल से आएंगे, 100% आएंगे। सिर्फ यही है, आपको उसको पचाना है। जितना ज्यादा रिवीजन कर सकते हैं उतना फायदामंद होगा आपके लिए। अब देखिए, आते हैं यहाँ पे, तो सब्जेक्ट के महत्व को हमने समझाया। मतलब इतिहास में आपको किस सेगमेंट पे ज्यादा जोर देना है। 4 सेगमेंट है, जिसमें 2 सेगमेंट पे ज्यादा जोर देना है, 2 पे थोड़ा कम देना है। इसमें हम जो शुरू करेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास। और आधुनिक भारतीय इतिहास में भी हम लोग शुरू करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को ही। और भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत
1857 के विद्रोह से हुई मानी जाती है। तो भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत जो 1857 के विद्रोह से हुई मानी जाती है, 1857 के विद्रोह से ही हम लोग शुरुआत करेंगे। देखिए, इस सब्जेक्ट को पढ़ना हम प्रारंभ किए हैं। हमारा अपना मानना है, पिछले क्लास में भी हम आपको बोले थे, अगर समुद्र में कूदना है तो समुद्र की गहराई मालूम होनी चाहिए। तो आधुनिक भारतीय इतिहास हम प्रारंभ किए हैं, तो आधुनिक भारतीय इतिहास के सिलेबस से थोड़ा आप अवगत हो जाइए। 2 मिनट में हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, आपको जो पूरे भारत का इतिहास है, जिसको 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन काल को हिंदू काल कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन काल में हिंदुओं का भारत में शासन रहा है। मध्यकाल को मुस्लिम काल कहा जाता है, क्योंकि मध्यकाल में मुसलमानों का भारत में शासन रहा है। और आधुनिक काल को ब्रिटिश काल कहा जाता है, क्योंकि आधुनिक काल में भारत में ब्रिटिशों का शासन रहा है। तो जो आधुनिक भारतीय इतिहास है, आधुनिक भारतीय इतिहास में मूलतः हमें ब्रिटिशों के विषय में पढ़ना होता है, यानी अंग्रेजों के विषय में पढ़ना होता है, अंग्रेजों के नीतियों के विषय में पढ़ना होता है, अंग्रेजों ने जो भारत में सुधार किए उसके विषय में पढ़ना होता है। और फिर अंग्रेजों के नीतियों की वजह से भारत के लोग अंग्रेजों से असंतुष्ट हो गए, और जब भारत के लोग अंग्रेजों की नीतियों की वजह से असंतुष्ट हो गए, तो भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। और फिर उस विद्रोह के परिणाम स्वरूप ही भारत में लोगों में जागरूकता फैली, भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ, और फिर कांग्रेस जैसी राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई, और कांग्रेस के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन चला, और अंततः हमें वर्ष 1947 ईस्वी में आजादी मिली। तो अब यहां पर आप समझिएगा, आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत टोटल जो चैप्टर है, जो सिलेबस है, एक बात हमने आपको स्पष्ट कर दिया कि आधुनिक भारतीय इतिहास में ब्रिटिशों, अंग्रेजों के विषय में जानना होता है, अंग्रेजों के विषय में पढ़ना होता है। तो सबसे पहले तो अंग्रेज था यूरोपीय। यूरोप महादेश में एक देश है ब्रिटेन, ब्रिटेन के ही निवासी को कहा जाता है अंग्रेज। तो अंग्रेज यूरोपीय था। सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन हुआ। यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन व्यापार करने के उद्देश्य से हुआ। अब यूरोपीय कंपनी भारत ही क्यों आई? तो यूरोपीय कंपनी के भारत आने के पीछे रीजन यह था कि भारत खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से अपार संभावना वाला देश है, और यही वजह है कि यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन ही हुआ। तो सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन हुआ। यूरोपीय कंपनी भारत आए, भारत में व्यापार करने लगे, और भारत में अनेकों यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इन तमाम यूरोपीय कंपनियों में सबसे शक्तिशाली कंपनी बनकर उभरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे शक्तिशाली कंपनी बनकर उभरी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब के निधन होने के बाद भारत में जो राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई, उसका फायदा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया। और उसका फायदा उठाते हुए ही अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी राजनीतिक प्रभुसत्ता को स्थापित किया। भारत में अपनी राजनीतिक प्रभुसत्ता को स्थापित किया, और अपने मुताबिक भारत में
हर क्षेत्र में विकास किया। और ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों ने भारत में विकास नहीं किया, ऐसी भी बात नहीं है, अंग्रेजों ने भारत में विकास किया है, लेकिन अंग्रेजों ने अपने मुताबिक, अपने इच्छा अनुसार भारत में विकास किया। अंग्रेजों को जितना लगा, जिस चीज में अंग्रेजों को फायदा होगा, उस चीज का विकास अंग्रेजों ने अपने तरीका से किया। और फिर अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक प्रभुसत्ता की स्थापना 1757 के पलासी युद्ध से किया। और 1757 के पलासी युद्ध से ही एक पद आया बंगाल के गवर्नर का, और वही बंगाल का गवर्नर बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल, और वही बंगाल का गवर्नर जनरल बाद में भारत का गवर्नर जनरल, और वही भारत का गवर्नर जनरल बाद में भारत का वायसराय। तो एक चैप्टर होता है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, दूसरा चैप्टर होता है ब्रिटिश सरकार की नीतियां, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, दूसरा चैप्टर होता है। तीसरा बंगाल के गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय। और फिर ये जो गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय हुए, इन्होंने अपनी नीतियों की वजह से इन्होंने युद्ध के माध्यम से भारत का विजय किया। तो अंग्रेजों द्वारा भारत का जो विजय किया गया, ये चौथा चैप्टर होता है। और फिर अंग्रेजों द्वारा जो भारत का विजय अलग अलग नीतियों के तहत किया गया, अंग्रेजों की जो नीतियां थी, उन नीतियों के वजह से 1857 के विद्रोह हुए तथा अन्य छोटे छोटे विद्रोह हुए। तो पांचवा चैप्टर होता है हम लोगों का 1857 का विद्रोह तथा अन्य विद्रोह। और फिर 1857 के विद्रोह के वजह से ही भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। और फिर राजनीतिक संगठन की स्थापना होना प्रारंभ हुआ, और उसी क्रम में कांग्रेस की स्थापना हुई। लेकिन कांग्रेस की स्थापना से पहले कुछ अन्य राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई। तो इसके बाद एक चैप्टर होता है कांग्रेस की स्थापना से पूर्व स्थापित संगठन, और फिर पढ़ते हैं हम लोग कांग्रेस को। और फिर कांग्रेस के नेतृत्व में उदारवादी आंदोलन, उग्रवादी आंदोलन और गांधीवादी आंदोलन। और फिर गांधीवादी आंदोलन को पढ़ने के क्रम में ही हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन को भी पढ़ते हैं, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, वीर सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे क्रांतिकारियों के विषय में पढ़ते हैं। और फिर गांधीवादी आंदोलन को पढ़ते हुए ही हम लोग सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज को पढ़ते हैं। और गांधी जी के नेतृत्व में ही 3 बड़े आंदोलन हुए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, और अंततः फिर 1947 में जाकर के देश को आजादी मिली। इसके बाद कुछ और चैप्टर है, जैसे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसमें राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती के विषय में हमें पढ़ने होते हैं। इसके अलावा भारत में शिक्षा का विकास अंग्रेजों ने किया, उसको पढ़ने होते हैं। भारत में प्रेस का विकास अंग्रेजों ने किया, उसको पढ़ने होते हैं। तो ये तमाम चीजों को आधुनिक भारतीय इतिहास में पढ़ने होते हैं। अब एक बार चैप्टर फिर से प्रिसाइज कर रहे हैं, संक्षेपित कर रहे हैं, गौर से सुनिएगा। सिलेबस डिस्कस हो गया, अब आ जाएंगे पढ़ाने पर। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, बंगाल के गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय, ब्रिटिशों की नीतियां, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, ब्रिटिशों द्वारा भारत का विजय, 1857 का विद्रोह तथा अन्य विद्रोह, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, 19वीं 20वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन कांग्रेस, उदारवादी युग, उग्रवादी युग, गांधी युग। और गांधी युग के क्रम में ही भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। यही टोटल 12-13 चैप्टर है, और विश्व इतिहास में भी 12-13 चैप्टर ही है। तो विश्व इतिहास जिस रोज पढ़ाएंगे उस रोज उसके सिलेबस को डिस्कस कर देंगे। और फिर भारत में शिक्षा का विकास, प्रेस का विकास किया, भारत में शिक्षा और प्रेस का विकास किया। तो 14 चैप्टर हो गया टोटल, समझ गए। अब इसमें शुरू कर रहे हैं 1857 के विद्रोह। उसके पहले के जो 2-3 चैप्टर है उसको भी हम आपको पढ़ा देंगे, आपको चिंता नहीं करना। शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से, 1857 के विद्रोह से।
आइए जो पीडीएफ दिए हैं और पीडीएफ घर पे पढ़ने के लिए दिए हैं, यहाँ पर लेक्चर सुनिए ध्यान से, जो बोलेंगे जो समझाएंगे उसको समझिएगा। तो आधुनिक भारतीय इतिहास में 1857 के विद्रोह को शुरू कर रहे हैं। रिवॉल्ट ऑफ 1857। देखिए, सबसे पहली बात 1857 के विद्रोह को लेकर जो छोटी छोटी बातें हैं उसको सबसे पहले स्पष्ट करते हैं, फिर इसके कारण और सब चीज को जानेंगे। और जो पीडीएफ में बात है हो सकता है हम यहाँ पर आगे पीछे करके बताएं। अब आगे पीछे करके बताइएगा तो ये मत कहिएगा सिलसिलेवार ढंग से नहीं पढ़ा रहे, हम अपने तरीका से पीडीएफ के चीजों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब आप कहिएगा जो लाइन पीडीएफ में पहले है वही हम पहले बोले, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए पीडीएफ घर पे पढ़िएगा, यहाँ पर हमको सुनिए। और अगर पीडीएफ ही पढ़ना है तो फिर घर पे आपको रहना चाहिए। देखिए, इस विद्रोह के होने के जो सबसे बड़े कारण है वह है ब्रिटिशों की नीतियां, अंग्रेजों की नीतियां। इस विद्रोह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक तमाम कारण हैं, लेकिन इस विद्रोह का जो सबसे प्रमुख कारण है वह है ब्रिटिशों द्वारा अपनी सेना में ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल का शामिल किया जाना। चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल का शामिल किया जाना यह 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण है। और यह प्रश्न पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसा परीक्षा नहीं होगा जो ना पूछा होगा। हर परीक्षा इस प्रश्न को पूछा है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या है। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण है ब्रिटिश सेना में ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल का शामिल किया जाना। तो अंग्रेजी सेना में पहले था ब्राउन बेस राइफल, ब्राउन बेस राइफल, और इसको हटा करके शामिल किया गया चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल। जैसे देखिए, एक बात बताइए, जैसे मान लिया जाए कि आप कोई मोबाइल चला रहे हैं, जैसे आईफोन ही है, जैसे 13 प्रो आया, आप वो खरीदे, आप पैसे वाले हैं मान करके हम चल रहे हैं। अगर मान लिया जाए उसका लेटेस्ट वर्जन आ गया, आप पैसे वाले हैं, तो आप उसको साइड करके लेटेस्ट वर्जन ले लेते हैं, हाँ या ना? पैसे वाले के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ले लेते हैं। अब हमारे जैसे गरीब तो है नहीं कि मोबाइल को 1.5 साल से चला रहे हैं, समझ गए? तो ब्राउन बेस राइफल का जो तकनीक था ना, उससे बेहतर तकनीक एनफील्ड राइफल का था। इसी वजह से ब्रिटिश सरकार ने
ब्राउन बेस राइफल को हटा करके वहां पर चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल को शामिल कर लिया। अब सवाल ये उठता है, कब शामिल किया गया इसमें और क्यों शामिल किया गया? कब शामिल किया गया और क्यों शामिल किया गया? तो ब्राउन बेस के स्थान पर चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया है दिसंबर 1856 में। दिसंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में। तो कब का तो जवाब मिल गया, क्यों शामिल किया गया? एक तो पहला कारण यह था कि ब्राउन बेस से अच्छी तकनीक इसकी थी, और दूसरा कारण यह था कि अंग्रेजों को भारतीयों के धर्म को नष्ट करना था। देखिए, अंग्रेज या यूरोपीय हुआ क्या जानते हैं? अंग्रेज को हम लोग उंगली पकड़ने के लिए दिए और वो उंगली पकड़ा, और कुछ दिन के बाद पूरा हाथ पकड़ा और धीरे धीरे जाकर के गले पकड़ लिया। अंग्रेज जब भारत आया था तो उसका उद्देश्य था सिर्फ व्यापार करना, और अंग्रेज चांदी लेकर आता था, चांदी लेकर आता था, चांदी लेकर आता था और उसके माध्यम से भारत में व्यापार करता था। लेकिन 1707 ईस्वी में औरंगजेब का निधन और 1757 के पलासी युद्ध में अंग्रेजों की जीत, इन घटनाओं ने अंग्रेजों को राजनीतिक तौर पर काफी मजबूत किया, और फिर अंग्रेज भारत में शासन करने लगे। और जब अंग्रेज भारत में शासन करने लगे, जो कि व्यापार करने आया था, व्यापार करने के साथ साथ भारत में शासन करने लगा, और जब अंग्रेज भारत में व्यापार भी करने लगा, भारत में शासन भी करने लगा, तब फिर अंग्रेज अपना अगला लक्ष्य बनाया कि अब हमें भारत का ईसाईकरण करना है, भारत का ईसाईकरण करना है। जैसे औरंगजेब जैसे अपना लक्ष्य बनाया था भारत का इस्लामीकरण करना है, औरंगजेब उसमें कामयाब नहीं हो सकता। वैसे ही अंग्रेजों ने बाद में जाकर अपना लक्ष्य बनाया भारत का ईसाईकरण करना है। अंग्रेज भी उस लक्ष्य में कामयाब नहीं हो पाया। और आप जानिए इस बात को कि अंग्रेज भारत का ईसाईकरण करना चाहता था, यह भी एक कारण था कि चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल को ब्रिटिश सेना में शामिल किया गया। अब कैसे? देखिए, भारत में ज्यादा संख्या में हिंदू और मुसलमान थे, तो अंग्रेज यह चाहता था कि भारत के हम हिंदू और मुसलमानों का धर्म नष्ट कर दें, और जैसे ही भारत के हिंदू और मुसलमानों का धर्म नष्ट हो जाएगा तो भारत के हिंदू और मुसलमान नए धर्म की ओर रुख करेंगे, और जब लोग नए धर्म की ओर रुख करेंगे तब हम आराम से भारत का ईसाईकरण कर पाने में सफल हो पाएंगे। तो भारतीयों के धर्म को नष्ट करने के लिए चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया। और इसमें होता क्या था कि राइफल होता था, उसका कारतूस होता था, कारतूस के ऊपर मोटी परत होती थी, कारतूस के ऊपर मोटी परत होती थी, और उस मोटी परत में गाय और सूअर का चर्बी मिलाया गया था। कारतूस यानी राइफल था, राइफल में अलग से कारतूस भरा जाता था, उस कारतूस के ऊपर मोटी परत थी, और उस मोटी परत में गाय और सूअर का चर्बी मिलाया गया था। ये बात सत्य था, इसमें कहीं कोई झूठ वाली बात नहीं, ये बात सत्य था। आधुनिक अनुसंधान में ये पता चला है, आधुनिक अनुसंधान में ये पता चला है कि ये बात सत्य है।
गाय और सुअर की चर्बी क्यों मिलाई गई थी? देखिए, गाय की चर्बी तो इसलिए मिलाई गई थी, अगर गाय का मांस, गाय का चर्बी भारतीय हिंदू मुंह में लगा लेंगे, इससे हिंदुओं का धर्म नष्ट हो जाएगा। और मुसलमान अगर सूअर का चर्बी या सूअर का मांस मुंह में लगा लेंगे तो उनका धर्म नष्ट हो जाएगा। तो भारत के हिंदुओं का भी धर्म नष्ट और मुसलमानों का भी धर्म नष्ट। और जब हिंदू मुसलमान दोनों का धर्म नष्ट हो जाएगा तो दोनों धर्म के लोग ईसाई धर्म को अपनाएंगे। ऐसा अंग्रेजों की सोच थी। और धुआं हो रहा है तो आग कहीं ना कहीं लगा ही होगा, या आग लगा है तो धुआं होगा। जब अंग्रेजों ने भारतीयों को लेकर यह षड्यंत्र रचा, कानों कान इसकी खबर भारतीय सैनिकों के पास पहुंची। और भारतीय सैनिकों में एक सैनिक थे मंगल पांडे, जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले थे मंगल पांडे। लेकिन मंगल पांडे नौकरी करते थे बंगाल के बैरकपुर के 34वीं नेटिव इन फैक्ट्री में। मंगल पांडे रहने वाले थे उत्तर प्रदेश के बलिया के, और वे नौकरी करते थे बंगाल के बैरकपुर के 34वीं नेटिव इन फैक्ट्री में। मंगल पांडे को पता चला कि एनफील्ड राइफल में जो कारतूस भरते उसके ऊपर गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है। मंगल पांडे अपने तरीका से पता करने लगे। तो मंगल पांडे को पता चला ना, बतवा तो सही है। और जब मंगल पांडे को पता चला नहीं बात तो सही है, तो मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाने से इनकार कर दिया और सीधे तौर पर कहा कि हम इसको प्रयोग में नहीं लाने जा रहे हैं। तो यहां पर आप इस बात को जानिए कि मंगल पांडे बंगाल के बैरकपुर के 34वें नेटिव इन फैक्ट्री के सिपाही थे। मंगल पांडे ने एनफील्ड राइफल को चलाने से इनकार कर दिया। अब एक बात और यहां पर आप जानिए, जब चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल दिसंबर 1856 में शामिल किया गया, तो इसको चलाने के लिए अब नया चीज आया है, नया टेक्निक है इसमें, तो इसको चलाने के लिए प्रशिक्षण भी दिया गया। और इसको चलाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था दमदम, अंबाला और सियालकोट में। सियालकोट में दमदम है बंगाल में, अंबाला है पंजाब में और सियालकोट है वर्तमान में पाकिस्तान में। इन तमाम शहरों में चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल को चलाने के लिए दिया जाता था ट्रेनिंग। मंगल पांडे को पता चला बात सही है, गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है। उन्होंने इस राइफल को प्रयोग में लाने से मना कर दिया। फिर मंगल पांडे से जो ऊंचे ओहदे पर बैठे पदाधिकारी थे, उन्होंने मंगल पांडे पर दबाव बनाया। किस बात को लेकर दबाव बनाया? तो पहला इस बात को लेकर दबाव बनाया कि मंगल पांडे यह सूचना अन्य सैनिकों तक ना पहुंचाए, अन्य सैनिकों तक ना पहुंचाए कि यह बात सत्य है कि चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल के खोल में गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है। एक इस बात को लेकर दबाव बनाया गया, और दूसरा उन पर इस बात को लेकर दबाव बनाया गया कि आप को राइफल प्रयोग करना होगा। मंगल पांडे दोनों बातों को मानने से इनकार कर दिया। और मंगल पांडे जब दोनों बातों से मानने को इनकार कर दिया, फिर भी उन पर ज्यादा दबाव बनाया गया। तो मंगल पांडे अपने
से बड़े सैन्य अधिकारी जनरल ह्यूडसन और जनरल मार्क की गोली मारकर हत्या कर दी। मंगल पांडे ने अपने से बड़े अधिकारी जनरल ह्यूडसन और जनरल मार्क की गोली मारकर हत्या 29 मार्च 1857 को कर दिया। 29 मार्च 1857 को कर दिया। 29 मार्च 1857 को जब मंगल पांडे ने अपने से बड़े अधिकारी जनरल ह्यूडसन और जनरल मार्क की गोली मारकर हत्या कर दी तो मंगल पांडे को गिरफ्तार कर दिया गया और गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाया गया और 6 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई और ठीक उसके 2 दिन बाद 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया। डिसीजन आया 6 अप्रैल 1857 को और फांसी पर चढ़ाया गया 8 अप्रैल 1857 को। तो मंगल पांडे को फांसी की सजा 8 अप्रैल 1857 को दे दी गई। जब मंगल पांडे प्रकरण हो रहे थे तो उस समय बैरकपुर के कमांडिंग ऑफिसर जनरल हेड से जब मंगल पांडे प्रकरण हो रहा था, मतलब जब मंगल पांडे एमफिल राइफल को प्रयोग में लाने से मना कर रहे थे, मंगल पांडे जनरल बाग और ह्यूडसन की गोली मारकर हत्या किए, मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। तो इस समय बंगाल के बैरकपुर के जो कमांडिंग ऑफिसर थे उनका नाम था आपको जनरल हेडसे। अब देखिएगा मंगल पांडे के साथ घटनाएं घटित हुई, अर्थात मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया। ये तो कोई छोटी घटना नहीं थी, बड़ी घटना थी और यह घटना धीरे धीरे सिपाहियों के कान तक पहुंचा। और एक बात और आप यहां पर जानिए, जो अंग्रेज था, अंग्रेजों के पास जो सिपाही था, उस सिपाही में कुछ सिपाही भारतीय थे और कुछ सिपाही यूरोपीय थे। कुछ सिपाही भारतीय थे और कुछ सिपाही यूरोपीय थे। तो ब्रिटिश सेना में भारतीय मूल के सिपाही भी थे और यूरोपीय मूल के सिपाही भी थे। यह घटना तो घटित हो गई और धीरे धीरे यह बात भारतीय मूल के सिपाहियों के कानों तक पहुंची। तो भारतीय मूल के सिपाहियों को यह लगने लगा कि मंगल पांडे अगर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाया तो उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। कल के डेट में अगर हम भी आवाज उठाएंगे, हमारे साथ भी यही बढ़ता होगा, तो हम भारतीय मूल के सिपाहियों के लिए बेहतर यही होगा कि हम भारतीय मूल के सिपाही एक होकर के अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करें, विद्रोह करें और उस आंदोलन और विद्रोह के माध्यम से भारत से अंग्रेजों को बाहर कर दें। और फिर उत्तर प्रदेश के मेरठ से 10 मई 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई और 1857 के विद्रोह की शुरुआत करने का श्रेय जाता है 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों। तो जो 1857 का विद्रोह है, यह विद्रोह प्रारंभ 10 मई 1857 को हुआ है और यह विद्रोह प्रारंभ 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ है
और मेरठ से इसकी शुरुआत किया है आपको 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने। और मेरठ से जब विद्रोह की शुरुआत हुई तो उस समय मेरठ के जो कमांडिंग ऑफिसर थे उनका नाम था जनरल हैवीट। मेरठ के जो कमांडिंग ऑफिसर थे उनका नाम था जनरल हैवीट। जनरल हैवीट, जनरल हैवीट उनका नाम था। तो विद्रोह की शुरुआत हो गई। अब यहां तक तो चीजों को हम लेकर आ गए हैं। अब जब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ तो उस समय भारत की क्या राजनीतिक परिस्थितियां थी, ब्रिटेन की क्या राजनीतिक परिस्थितियां थी, तो उस समय भारत की राजनीतिक परिस्थितियां और ब्रिटेन की राजनीतिक परिस्थितियों के विषय में अब हम लोग जानते हैं। और साथ ही साथ इस विद्रोह से संबंधित जो छोटे मोटे तथ्य हैं उस छोटे मोटे तथ्य को भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं यहां पर। फिर आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले जितना बताए हैं एक बार करते हैं याद, फिर बढ़ेंगे आगे। और इसमें दो पॉइंट ऐसा है जो आपके नोट में नहीं है, और जो 2 पॉइंट ऐसा है जो आपके नोट में नहीं है उसको हम आपको करवा देंगे नोट डाउन, तो उसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो पहले करते हैं याद, फिर करेंगे नोट डाउन, फिर बढ़ेंगे आगे, समझ गए। तो आइएगा गुरुजी लोग और ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग को भी बोलना है। और हम इधर बीच में इसलिए नहीं आ रहे हैं कि लड़की लोग है, समझे, इसी कारण ऑनलाइन तो दिखाई दे रहे हो, दे रहे हैं जी दिखाई। कहाँ घर है जी, घर है। चलिए आइए, बताइए 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? आंसर होगा चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल का शामिल किया जाना। चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल का शामिल किया जाना। एक बार फिर से बताइएगा। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण